पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में एक आपने दो प्रकार हमको इसमें देखना है। एक है आपका स्थलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र, ठीक है। और जो स्थलीय परितंत्र है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। गुड इवनिंग संजय जी, नमस्कार विकास जी, है ना। हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़ रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इससे पहले 3 से 4 क्लासें हो चुकी है। जो 2-3 न्यू स्टूडेंट है वो ये जान ले कि इन्वायरमेंट की 3-4 क्लासें हो चुकी है, तो आप सर से संपर्क करके वो 3-4 क्लासों को कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ से फिर आप कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में एक होता है स्थलीय परितंत्र और दूसरा होता है जलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र, ठीक है। स्थलीय परितंत्र में होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, टुंड्रा वन, टैगा वन और शीतोष्ण उसके अंतर्गत आने वाले शीत पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सारे भूमध्य सागरीय वन। तो इन सब चीजों का हमने विस्तारित रूप से किसमें पढ़ लिया है? स्थलीय परितंत्र में, ठीक है। अब कल हमने शुरू किया था जलीय परितंत्र, और जलीय परितंत्र में हमने देखा था कि आपको 3 प्रकार के परितंत्र पढ़ने हैं। किसमें? जलीय परितंत्र में, ठीक है। कौन कौन सा? एक है आपका, एक है आपका स्वच्छ जल परितंत्र, स्वच्छ जल परितंत्र। और इस स्वच्छ जल परितंत्र इस स्वच्छ जल परितंत्र में आपको 2 पढ़ना है। एक बहते हुए जल का, यानी कि थोड़ी सी नदियों की चर्चा करेंगे, और किसकी? झील की, यानी स्थिर। अगर हम देखें स्वच्छ जल परितंत्र के अंतर्गत, तो जो स्थिर जल परितंत्र है उसमें सबसे अच्छा समझने का जो तरीका एग्जाम्पल हमको झील में मिलता है, तो ये आज हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको संक्रमणकालीन परितंत्र पढ़ना है, संक्रमणकालीन परितंत्र। और संक्रमणकालीन परितंत्र के अंतर्गत 3 चीजें आपको पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है ज्वारनदमुख, ज्वारनदमुख परितंत्र के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में। एक आपको पढ़ना है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। और एक आपको पढ़ना है ज्वारनदमुख आर्द्र भूमि। और एक आपको पढ़ना है इसी संक्रमणकालीन में ज्वारनदमुख आर्द्र भूमि। और एक आपको पढ़ना है मैग्रोव, है ना, मैग्रोव परितंत्र, क्योंकि ये दलदली भूमि में ही उगता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपको एक और चीज देखना है, जो है आपका सागरीय परितंत्र। थोड़ा ये बढ़ा जाएगा, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग सबसे आखिर में करेंगे, सागरीय परितंत्र की, ठीक है। गुड इवनिंग अनामिका जी। तो यहां तक की बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो, अब यहां पर हम लोगों को शुरू करना है स्वच्छ जल परितंत्र। जलीय जो परितंत्र है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कल मैंने चर्चा कर दी थी। तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा, पोषक तत्व, ये सब क्या है? जलीय परितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक है। और कैसे प्रभावित करते हैं इनके बारे में भी हमने कल की कक्षा में चर्चा कर ली है, ठीक है। तो जो नए हैं वो एक बार जो 3-4 पीछे की क्लासें हो चुकी है पर्यावरण की, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, आज शुरू करेंगे स्वच्छ जल परितंत्र। और स्वच्छ जल परितंत्र में आपने देखा कि एक है आपका बहता जल परितंत्र और दूसरा है झील, ठीक है। पहली बात करें हम इसके बहते जल परितंत्र के, तो बहता जल परितंत्र आपको किस रूप में मिलता है? नदियों के रूप में मिलता है, ठीक है। और नदियों संबंधी विश्व की हो चाहे भारत की हो, कि कौन सी नदी कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, कौन सी सहायक है, जितना महत्वपूर्ण पार्ट जो है आपने इसका ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ लिए हो, ठीक है। इसके बाद आगे आपको इसकी कुछ विशेषताओं पर ही यहाँ पर ध्यान देना है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आपकी नदियां हैं ये किस प्रकार से जीवों को, पादपों को पनपने में सहायता करती है, उसके बारे में ही आपको यहाँ पे क्या करनी है?
चर्चा करनी है। अब बहते जल परितंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपके नदियों का है। नदियों का जो पानी है लगातार तीव्र गति से क्या होता है, बहता रहता है। अब चूंकि ये बहता जल परितंत्र है तो यहाँ पर जो जीव जंतु पादप है वो स्थायी रूप से आपको निवास करते हुए, स्थायी रूप से हम बोले कि किसी एक स्थान पर पाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है, स्थायी रूप से यहाँ का परितंत्र स्थायी नहीं होता है। इसलिए बहते जल परितंत्र का जो आकलन करना है थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ यहाँ के जो जीव है मुख्य तौर पर देखिए, जल के बहने के कारण या बहाव के कारण इनमें एक गुण पाया जाता है जिसको कहते हैं चिपकने का गुण। चिपकने का गुण कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ के जीव होते हैं वो शैलों में चिपकते हैं, यानी कि इसमें शैलों में चिपकने का इनमें क्या होता है, गुण निर्मित होता है। कैसे, जैसे आप देख रहे हो कोई आपका कोई मतलब छोटा मोटा कई जीव है, कई जीव नहीं रहते चट्टानों के नीचे कुचले में, जहां छोटी मोटी जगह मिलती है वहां दब जाते हैं, घुस जाते हैं, चट्टानों से चिपक जाते हैं, गोंच जैसे, और भी कोई अगर मैं बोलूं सांप वगैरह भी कई ऐसे होते हैं ना। तो इस तरीके से जो बहते जल में यानी जहां जल का बहाव है वहां पर अधिकांश जो जीव होंगे वो किस प्रकार के मिलेंगे, उनका शैलों में चिपकने का उनमें क्या होगा, गुण होगा, ठीक है। इसके अलावा इनके जो नदियों या बहते जल में जो पादपों का निर्माण होता है वो भी या तो इनके किनारों पर होगा या तो इनके किनारों पर होगा, और मध्य में मुश्किल से ही ना के बराबर, मध्य में अगर देखें तो ना के बराबर चीजें मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई कई भागों में नदियों में भी आपको मध्य भाग में कई जलीय पादप दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज इसमें और है कि ये जो नदियां हैं इनके निचले भागों में, कहां पर, इनके निचले भागों में क्या पाया जाता है, अवसाद पाया जाता है। आप जानते ही है कि नदियां अपने साथ क्या लेकर के बहती है, अवसाद, यानी कि चूंकि स्थलीय भागों से बह रही है उन स्थलीय भागों में चट्टानों की टूट फूट, घर्षण, सन्नी घर्षण, भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी तली पर क्रियाएं करती है, जिससे क्या निर्मित होता है, अवसाद, मलबा, ठीक है, जिसको हम नदी का जलोढ़ भी कहते हैं, है ना। तो ये निर्मित होता है, इसी को अपने साथ बहते हुए लंबी दूरी तक ले करके ये लगातार जाती है, ठीक है। ये जो अवसाद है पूरा का पूरा किसी एक स्थान पर जाकर डिपॉजिट तो नहीं कर देती होगी, कुछ तो इसकी तली में भी रह ही जाता होगा। तो तली में इसके जो अवसाद बचा रहता है या तली में इसके जो अवसाद पाया जाता है, उन अवसादों में बिल बनाकर रहने वाले बिलकारी प्राणी भी यहाँ पर क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कि यहाँ पर बिल बनाकर रहने वाले जीव भी यहाँ पर क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये जीव जंतु हैं इन्हीं अवसादों से जो पौधों के सड़े गले पदार्थ होते हैं, जीव जंतु के मृत अवशेष होते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या, बहता जल परितंत्र। इसके बाद अगला जो आता है आपका अगला जो आपका है वो है झील परितंत्र, ठीक है। झील परितंत्र की बात करें तो देखो, झील आपको हर प्रकार की मिलेगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय झील मिलेगी, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको शीतोष्णकटिबंधीय झील मिलेगी, शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में भी आपको शीतकटिबंधीय, मतलब जो जिस ताप वाले क्षेत्र में स्थित या जिस ताप कटिबंध में स्थित है उस आधार पर हम उसको शीत, शीतोष्ण या उष्णकटिबंध वाली झील कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सामान्य रूप में देखा जाए तीनों प्रकार, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, है ना, झील तीनों प्रकार, उष्ण शीतोष्ण और शीत, ठीक है, तीनों प्रकार मिलते हैं। अब यहाँ पर बात ये देखिए कि जो अलवणीय झील होती है खासकर उसी का आकलन किया गया है, जो अलवणीय मतलब स्वच्छ जल की या ताजे पानी की जो झील होती है उसी को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर स्वच्छ जल, क्योंकि नाम से ही हम देख रहे हैं स्वच्छ जल परितंत्र में इसी को समझना है ना,
तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक स्वच्छ जल की कोई भी एक झील उठा लेते, ठीक है। ये जो अलवणीय झील होती है या जो ये स्वच्छ जल की झील होती है, इसमें क्या है, चूंकि अवलवणीय है, स्वच्छ जल की झील है, स्वाभाविक तौर पर इसमें क्या होगी, लवण की मात्रा कम होगी। अच्छा, इसके अलावा जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली झील है, उसका तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब किसी भी स्थिति में, चाहे उष्ण कटिबंध हो, चाहे शीतोष्ण कटिबंध हो या उष्ण कटिबंध हो, किसी भी स्थिति में देखा जाता है कि शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध में झील का तापमान लगभग जो है वो आपको कितना प्राप्त होता है, लगभग 40 डिग्री प्राप्त होता है, ठीक है। औसतन देखे तो इससे ऊपर कभी नहीं जाता, इतना ही बना रहता है जल में तापमान, ठीक है। इसके अलावा जो शीत कटिबंधी वाले आपके जो इलाके हैं, यहाँ पे तापमान कम रहता है और सर्दियों के मौसम में क्या हो जाता है, तापमान और कम हो जाता है। और कम कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है। जब शीत इलाकों में, शीत कटिबंधी इलाकों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो क्या होने लग जाएगा, अब पानी बर्फ बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये झील है, इसकी ऊपरी तह पर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे चला गया, -3.5 लगभग ऐसा चला गया, तो क्या हो गया, इसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होगी, बर्फ के रूप में जम जाएगी। लेकिन नीचे की परत नहीं जमती, यानी झील का निचला हिस्सा नहीं जमेगा, उचला जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या होगा, जम जाएगा, ठीक है। क्यों जम जाएगा, अब यहाँ पे समझना। होता क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, शीत ऋतु आ गई, धूप तो दिन में मिला, क्या हुआ, ठंडा क्या हुआ, उसने प्रकाश को धीरे धीरे जितना वो अवशोषित कर सकता था उतना उस जलीय भाग ने उस प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, ठीक है। अब रात्रि का समय आएगा, रात्रि के समय धीरे धीरे वो जलीय क्षेत्र क्या करेगा, प्रकाश जो ऊर्जा उसने प्राप्त की है उसका क्या करेगा, हार्श करेगा, मतलब धीरे धीरे अब उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो सबसे पहले ऊपरी जो तल है उसी की ऊर्जा रिलीज होगी, तो ऊपरी भाग की ऊर्जा क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब ऊपरी जो तल है, ऊपरी जो सतह है, अब उसके भाग की ऊर्जा रिलीज हो गई, तापमान क्या पहुंच गया, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो उसकी जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, जम जाती है। लेकिन अंदरूनी भाग तो अभी गर्मी है। अब जैसे ही इस जलीय भाग की क्या जम गई, ऊपरी परत जम गई, ऊपरी परत यानी कि बर्फ जम गई, तो बर्फ क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। अब ये बर्फ क्या करेगा, अंदर की जो उष्मा है उसको बाहर आने नहीं देगा, उसको वहीं रोक देगा, अंदर की उष्मा को रिलीज ही नहीं होने देगा, उसको वहीं रोक देगा। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में जलीय भागों में ऊपरी भाग यानी ऊपरी परत बर्फ की जम जाने के बावजूद भी अंदर के उसके आंतरिक भागों में जो जलीय जीव है वो कैसे रहते हैं, जीवित रहते हैं। एक तो उनको ज्यादा ठंड भी नहीं होती है और दूसरा ये उनको ताप भी बना रहता है। तो इतनी बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों प्रकार की झील मिलेगी, इन दोनों को छोड़ दे तो शीत कटिबंध में पाई जाने वाली झील की दशा कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर ये जो झील है, अब ये झील, अब ये शीत शीतोष्ण ये सब छोड़ो, है ना। अब जो झील है आपकी उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और यहाँ ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा जो ऑलरेडी पिछले वर्ष मेरे ख्याल से 21 में यूपीपीसीएस में पूछा गया। अब यहाँ पर समझना है ना, ये जो झील है ये कितने मंडलों में विभाजित होती है, 4 मंडलों में विभाजित होती है, 4 मंडलों में विभाजित होती है। 4 मंडल कौन कौन से हैं, झील 4 मंडलों में विभाजित है, मंडलों में विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। कौन कौन से, पहला जो इसका मंडल है ये कहलाता है वेलांचली मंडल, वेलांचली मंडल। पहले मंडल को या इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, वेलांचली मंडल, वेलांचली मंडल।
ऊपरी सतह, ऊपरी सतह, ठीक है। ये जो वेलांचली ये जो वेलांचली मंडल होता है यानी कि झील की ऊपरी सतह क्या कर रही है, सूर्य से पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त कर रही है, सूर्य से पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर इसकी ऊपरी परत में फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे। जब फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे तो उन फाइटोप्लैंक्टन पे जीवित रहने वाले जो जू प्लैंक्टन होंगे वो भी अधिक होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता, प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता, उपलब्धता है, प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता है, प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। और फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है तो जू प्लैंक्टन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, छोटे बड़े सभी जीव यहाँ पर होंगे, ठीक है। इसके अलावा अब प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता, फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा, जू प्लैंक्टन ज्यादा, मिलाकर के क्या बना लिए, जैव विविधता। स्वाभाविक तौर पर ऐसे क्षेत्र विविधता, विविधता, ओहो, विविधता, ठीक है, जैव विविधता, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जहां प्रकाश ज्यादा है, पादप ज्यादा है, पादप ज्यादा है, जंतु वर्ग ज्यादा है, तो ये सम्मिलित रूप से क्या हो गया, स्वाभाविक तौर पर ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता कैसी मिलती है, अधिक मिलती है, ठीक है। एक बात हो गई। इसका मतलब जो वेलांचली मंडल है यहाँ प्रकाश भी है, फाइटोप्लैंक्टन भी है, जूप्लैंक्टन भी है, निष्कर्ष क्या निकला, जैव विविधता अधिक होती है, यानी उच्च जैव विविधता होती है। अब जलीय ये जो आपके जलीय पादप है यानी जो जू प्लैंक्टन है, कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि मेंढक वगैरह हो गए, जैसे कि मछलियां हो गई, मछलियों में छोटी और मध्यम प्रकार की मछलियां ज्यादा होगी क्योंकि इनको बड़ी वाली जो मछली खाने वाली उसके नीचे भाग में पाई जाएगी, है ना। तो मेंढक, मछली और क्या हो गया आपका कछुआ वगैरह, कछुआ, सरीसृप वगैरह, तो ये सरीसृप वगैरह यहाँ पर क्या होंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये भाग क्या कहलाता है, विलांचली मंडल। इसका दूसरा भाग है जिसको क्या कहते हैं, लिम्नोटिक क्षेत्र, जिसको क्या कहते हैं, लिम्नोटिक क्षेत्र। और ये लिम्नोटिक क्षेत्र या लिम्नोटिक मंडल के बारे में ही आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2021 में पूछा गया था, मेरे को जहां तक थोड़ा सा हल्का हल्का याद आ रहा है ना। तो लिम्नोटिक क्षेत्र के बारे में या मंडल के बारे में किसमें पूछा गया, ऑलरेडी पूछा गया। तो देखो कहां से क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है, ठीक है। ये जो लिम्नोटिक क्षेत्र या लिम्नोटिक मंडल का जो ये भाग है आपका, ये भी कैसा होता है, गर्म क्षेत्र होता है, यानी कि ऊपरी भाग में तो डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती है, फिर वहां से परासरित होकर कहां जाती है, नीचे की ओर जाती है। तो नीचे भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना पड़ती हो लेकिन नीचे भी वो क्या करती है, अपनी गर्माहट उपलब्ध करवाती है, प्रकाश उपलब्ध करवाती है, कैसे, प्रसारण के तौर पर। अब ये प्रसारण को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे दिन के समय आप देखते हो, आप अपने घर में रहते हो, आपने दरवाजे बंद कर दी, खिड़कियां बंद कर दी, सारा कुछ बंद कर दिया दिन के समय, लेकिन बावजूद उसके भी बिना लाइट जलाए आपके घर के कमरों में क्या रहता है, उजाला रहता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण परासरणी है, मतलब सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न माध्यमों से टकरा करके क्या हो गई, चारों ओर फैल गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी निर्मित होती है। तो जो आपका लिम्नोटिक क्षेत्र है वो इसी प्रकार का क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए इसको गर्म क्षेत्र और क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ भी प्रकाश की क्या रहती है, उपलब्धता रहती है, यहाँ भी प्रकाश उपलब्धता रहती है, यहाँ भी प्रकाश की क्या रहती है, तो उपलब्धता बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर भी जब स्वाभाविक तौर पर जब ये दोनों अवस्थितियां है तो यहाँ पर भी क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन यानी कि जलीय पादप पाए जाएंगे। और क्या होगा, इन पर रहने वाले जीव जंतु की निर्भरता यानी कि जू प्लैंक्टन भी पाए जाएंगे, लेकिन जू प्लैंक्टन अब कैसे होंगे, बड़े आकार के होंगे, जैसे कि बड़ी मछलियों का वर्ग यहाँ पर पाया जाएगा, बड़ी मछलियों का वर्ग यहाँ पर क्या होगा, पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है इसको कहते हैं प्रोफमंडल क्षेत्र, प्रोफमंडल क्षेत्र, ठीक है। ये जो प्रोफंडल क्षेत्र या प्रोफंडल मंडल, ठीक है। ये जो प्रोफंडल मंडल है,
अब ये कहाँ है, गहराई में, नीतल के थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा। नीतल, जो नीतल है सागर का जो सबसे निचला हिस्सा है, नीतली भाग है जो किसी भी जलीय क्षेत्र का, जहां जाकर अब बस जल वहां रुक गया, उसके बाद उसकी सीमा नहीं है, उस नीतल के जस्ट थोड़े से ऊपर वाले भाग को ही क्या कहते हैं, प्रोफमंडल। यह गहराई में है, स्वाभाविक तौर पर गहराई में पाया जा रहा है। यहाँ पे प्रकाश प्रकाश और ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसी होती है, कम होती है। यहाँ पर प्रकाश और ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसी होती है, कम होती है। जब प्रकाश और ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन भी कम होंगे, फाइटोप्लैंक्टन जलीय पादप भी कम होंगे, और जब जलीय पादप भी कम होंगे तो जीव जंतु यानी कि जू प्लैंक्टन भी क्या होंगे, कम होंगे। जब पादप कम होंगे तो जीव जंतु भी कम होंगे। क्यों कम है, गहराई में प्रकाश ऑक्सीजन ना के बराबर या कम मात्रा में मिल रहा है, तो यहाँ पे वे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ नहीं है। इसके बाद चौथा जो क्षेत्र है ये कहलाता है नीतलीय क्षेत्र। नीतलीय क्षेत्र, ठीक है, ये जो आपका नीतलीय क्षेत्र है सबसे नीचे, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हो, झील की तली या झील का तल भी कह सकते हो, झील की तली भी कह सकते हो, झील का तल भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका नीतलीय क्षेत्र, ये पूर्ण रूप से अप्रकाशित भाग होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए पूर्ण किसी जलीय क्षेत्र का पूर्ण रूप से अप्रकाशित भाग कौन सा है, तो नीतल होता है, नीतलीय क्षेत्र होता है, उस जलीय क्षेत्र की तली होती है, ठीक है, तली होती है। तो याद रहेगा इतनी बात। तो ये क्या है आपके झील का वर्गीकरण, जो कितने भागों में बटी हुई है, 4 भागों में बटी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद एक जगह हम क्या देख लेते हैं, झील में कौन कौन से पादप यानी उनके थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। कई बार नामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो जो कुछ मुख्य है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, और नोट्स में भी वो लिखे हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख करके जाइएगा, है ना। तो इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, ये बताइए।